एक टेंसर हमारा, अगर हम देखना चाहे कि टेंसर हमारा सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, ये अगर हम चेक करना चाहे, टेंसर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। उसमें क्या होता है आपका कि अगर हमारे पास कोई एक टेंसर है, लेट सपोज यू है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, मैंने इसके दो ही सबस्क्रिप्ट लिखे हैं, मीन्स इसका ये आपका रैंक 2 का ही है ना। तो इसके लिए रैंक 2 के लिए दो ही आपके डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, है ना। तो ये रैंक 2 का आपका टेंसर है यू। तो अगर ये आपका सिमेट्रिक होगा, अगर ये आपका सिमेट्रिक होगा, तो अगर मैं इसकी रैंक के सब्सक्रिप्ट अपोजिट कर दूं, ओके, पी क्यू की जगह में मैं क्यू क्यू पी कर दूं, यू क्यू पी कर दूं, तो भी वो आपका इक्वली आएगा, मतलब यू पी क्यू यू क्यू पी के इक्वल ही आएगा। ओके, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट मींस दैट इज ए सिमेट्रिक टेंसर, दैट इज ए सिमेट्रिक टेंसर। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, मतलब अगर मैं इसके यू पी क्यू को, यू पी क्यू इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, क्यू पी के, है ना, इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो तब ये क्या होगा, तब ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा, तब ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर हो जाएगा। और एंटी सिमेट्रिक को हम कभी कभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर भी बोलते हैं। और आपने ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ी होगी, है ना, कि मैट्रिक्स कौन सा सिमेट्रिक होता है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक होता है। तो उसमें भी क्या है आपका, उसमें भी सेम ही होता है आपका, है ना। सो सो मैट्रिक्स के केस में आप रो और कॉलम नंबर चेंज कर देते हो, और आफ्टर दैट अगर वो सेम ही आ रहा है, रो और कॉलम एलिमेंट्स को चेंज कर देते हो, और अगर सब भी सेम ही आ रहा है तो इट मींस वो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। और टेंसर्स के केस में आप क्या है कि इनके जो सफिक्सिस है उन्हें चेंज कर दे रहे हो, और अगर तब भी सेम आ रहा है आपका तो ये सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया अगर है, और अगर नहीं है दैट इज एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। तब वो नेगेटिव के इक्वल होगा, माइनस साइन आएगा तब उसमें, एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ओके, सो अब आपका एक थ्योरम है, आपका एक थ्योरम है जो काफी बार एग्जाम्स में आता है इससे रिलेटेड, कि आपका हम किसी भी एक आपका थ्योरम है कि एवरी टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ओके, मतलब हर एक टेंसर को जो कि रैंक 2 का है, यानी कि रैंक 2 के हर एक टेंसर को हम एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर की सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर आपका यू पी क्यू, एक आपका यू पी क्यू आपका एक रैंक 2 का टेंसर है ना, तो इस रैंक 2 के टेंसर को हम दो टेंसर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होगा आपका ए
ओके। दूसरा होगा एक एक आपका ए आर एस मान लो, दूसरा आपका होगा बी एम एन। और इसमें से ए जो होगा आपका ए आपका इस टाइप का टेंसर होगा कि अगर हम उसकी वो आपका सिमेट्रिक होगा, ए आपका सिमेट्रिक होगा और बी जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो मतलब हमने इस थ्योरम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो ए ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ए ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इट मींस दैट इज सिमेट्रिक, है ना। और बी नेगेटिव आ रहा है, इट मींस दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके। और यू जो है वो एनी टेंसर, एवरी टेंसर, कोई भी टेंसर हो आपका, ओप रैंक 2, कोई भी रैंक 2 का टेंसर है तो उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि उसमें एक सिमेट्रिक टेंसर हो और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर हो। तो एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर के सम की फॉर्म में हम लिख सकते हैं हर एक टेंसर को। तो यही आपका क्या है, थ्योरम है। तो बस हमें ये प्रूफ करना है कि हम यू पी क्यू जो है उसे ऐसे दो टेंसर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें से एक आपका सिमेट्रिक हो, एक आपका एंटी सिमेट्रिक हो। ठीक है। तो आसान सी बात है कि यूपीक्यू जो है आपका यूपीक्यू उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम हाफ ऑफ यूपीक्यू प्लस हाफ ऑफ यूपीक्यू लिख सकते हैं, है ना। सीधी सी बात है, आप किसी भी टेंसर को या किसी भी एंटिटी को उसके दो हाफ्स की फॉर्म के सम में लिख सकते हो डेफिनेटली, है ना। क्योंकि दोनों की रैंक भी सेम ही, हमने सिर्फ एक कांस्टेंट हाफ की सम में फॉर्म में लिखा है तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सम की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही कि रैंक आपकी सेम है, तो रैंक सेम है तो आप सम कर सकते हैं, है ना। और हाफ ऑफ सम करेंगे तो कम पूरा यूपीक्यू आ ही जाएगा, है ना। अब हम इसे क्या करें, तो अब हम यूपीक्यू को, अब हमने हाफ जो है आपका यूपीक्यू, अब हम इसमें से हम इसमें हाफ ऐड कर ले रहे हैं और हाफ ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मैं इसमें हाफ ऐड कर ले रहा हूं यू क्यूपी, मैं क्यूपी ऐड कर रहा हूं, हाफ क्यूपी ऐड कर रहा हूं और हाफ ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, हाफ ऑफ यूपीक्यू का ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। ओके। मैंने सेम इक्वेशन में सेम वैल्यू ऐड की है और सेम सब्ट्रैक्ट किया है, तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। नाउ अब हम इसमें से हाफ जो वैल्यू है वो अगर कॉमन ले लें, यू पी क्यू इज नथिंग बट हाफ यू पी क्यू प्लस यू क्यू पी प्लस हाफ ऑफ यू पी क्यू माइनस यू क्यू पी। ओके। एक को हमने सम की फॉर्म में लिख दिया, दूसरे को डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। ओके। नाउ अब आप देखो कि अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, जो थ्योरम का स्टेटमेंट था उससे, तो हम देखेंगे कि अब दो टर्म्स तो आपके आ गए कंप्लीटली, और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एंटी सिमेट्रिक है। तो आप देखोगे कि ये वाला आपका सिमेट्रिक टर्म है, ये वाला सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि आप पी क्यू को क्यू पी से चेंज करोगे। तो आप अगर हाफ यू पी क्यू प्लस यू क्यू पी को इसमें आप अगर इसे चेक करोगे वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, तो आप क्या करोगे, इसके आप सफिक्सेस चेंज करोगे। तो जब आप इसके सफिक्सेस चेंज करोगे तो आप देखोगे कि यू पी क्यू की जगह पे आ जाएगा यू क्यू पी और यू क्यू पी की जगह पे आ जाएगा यू पी क्यू। तो ये तब भी आपका सेम ही टेंसर रहेगा, है ना।
तब भी आपका ये सेम ही टेंसर रहेगा। तो इट मीन्स जब ये जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी वही आपकी आपकी सफिक्सेस चेंज करने के बाद भी आ रही है। तो इट मीन्स ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है डेफिनेटली, है ना। ये अगर आपका ए, ये आपका ए था, तो अगर हमने ए का ट्रांसपोज भी कर दिया, ट्रांसपोज मतलब कि इसके पी क्यू क्यू पी चेंज कर दिया, है ना, तो तब भी आपका क्या है, तब भी आपका सेम ही आ रहा है ना। और हम इसे ट्रांसपोज कह सकते हैं, ट्रांसपोज इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सेकंड रैंक का टेंसर है, तो इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके रो कॉलम नंबर जो चेंज होंगे तो उसमें क्या है, पी क्यू की जगह पे क्यू पी आ जाएगा, है ना, और क्यू पी की जगह पे पी क्यू आ जाएगा। तो तब भी ये बस ये इंटरचेंज होंगे, बट ये फिर भी रहेगा सम टोटली, और सम टोटल फिर भी सेम ही आएगा, तो फिर भी ये ए ही बनेगा, है ना। तो इट मीन्स ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाला आपका एंटी सिमेट्रिक है। अब ये वाला एंटी सिमेट्रिक कैसे है, अगर ये आपका बी है, बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ यू पी क्यू माइनस यू क्यू पी। अब आप इसमें अगर चेंज करोगे, इसमें अगर चेंज करोगे, यहाँ पे आप यू क्यू पी कर दोगे और यहाँ पे आप यू पी क्यू कर दोगे, तो आप देखोगे कि ये वाला बी और ये वाला बी एक दूसरे का नेगेटिव है ना। मतलब अगर मैं इसे बी ट्रांसपोज लिख लूं तो ये बी ट्रांसपोज जो है ये माइनस ऑफ बी आया है ना, नेगेटिव है इसका। ओके, इसमें बी में आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू यू पी क्यू माइनस यू क्यू पी, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हाफ ऑफ माइनस यू पी क्यू प्लस यू क्यू पी, और हाफ ऑफ यू क्यू पी माइनस यू पी क्यू, तो दैट इज माइनस बी। और यही आपका क्या है, यही ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज की वैल्यू यही है, ट्रांसपोज की वैल्यू यही है आपकी यू क्यू पी पी क्यू, यू क्यू पी पी क्यू। ओके, तो ये आपका नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो देयर फोर इट इज आपका, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो यानी ये वाला पार्ट आपका सिमेट्रिक हो गया और ये वाला पार्ट आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। ओके, सो यही हमें प्रूफ करना था कि हम u को एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और जिसमें से आपका सिमेट्रिक पार्ट जो होगा ए, वो क्या होगा, वो होगा यू पी क्यू प्लस यू क्यू पी का हाफ, और जो आपका एंटी सिमेट्रिक पार्ट होगा, मैं यहां ए बी लिखने की जगह लिख दे रहा हूं सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक पार्ट होगा सिमेट्रिक, वो होगा हाफ ऑफ यू पी क्यू प्लस यू क्यू पी। ओके, और जो एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक, वो होगा हाफ ऑफ यू पी क्यू माइनस यू क्यू पी। ओके, सो दैट इज द प्रूफ फॉर आवर थ्योरम। ओके, ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम रिलेशन देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या है, जो वो ए पी क्यू ए आई जे हम ये यूज कर रहे थे, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था अच्छे से, है ना, जिनसे हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनप्राइम में या फिर अनप्राइम से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। तो ये सब आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है ना। सो तो इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि हम एक लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सीधी सी बात है, आपने अब तक ये फॉर्मूला पढ़ाई होगा कि डिस्टेंस क्या होती है, कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर आप कार्टेशियन में पढ़ रहे हैं, है ना,
और अगर किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं तो सिंपली क्या है आपका लेंथ, जो लेंथ या डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा उस पे जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का फिर थर्ड वाले का, है ना, जितने भी है उन सबके स्क्वायर्स का एडिशन होगा, है ना। अभी आप प्राइम में लिखो या अनप्राइम में लिखो, जितना आपका एंटिटी है उसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, वो भले ही आप प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो या अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, उनके पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट लेंथ आपकी सेम ही रहेगी, है ना। तो यानी कि लेंथ आपकी प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दोनों में आपकी क्या होगी, सेम ही होगी। तो इसलिए हमने प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में और अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वल लिख दी लेंथ, है ना। क्योंकि जो आपका अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ जितनी प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी उतनी अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, है ना। सो ओके, सो इसे अगर हम टेंसर्स की फॉर्म में लिखें तो टेंसर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टेंसर्स की फॉर्म में हम इसे ये लिख सकते हैं कि 1 2 3 के लिए हम एक सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। दैट इज अगर हम इसमें p यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका एक्स आई स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर को हम दो सेम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं एक्स पी और एक्स पी, है ना। ये प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो प्राइम भी लगना चाहिए, है ना, एक्स आई इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये टेंसर नोटेशन में हमने सेम ही चीजें लिखी है जो कि आपकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी प्राइम और अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो ये आपका कहां से आया, ये आपका आया कि लेंथ जो है वो प्राइम और अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एल इज इक्वल्स टू एल प्राइम, है ना। लेंथ आपकी प्राइम और अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम है। आफ्टर दैट और इस लेंथ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए हमने ये लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट आपका हम टेंसर नोटेशन यूज करेंगे तो 1 2 3 की जगह हम आई और पी लिख देंगे क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 ही जाएगी, और अगर एन डायमेंशनल एन एन एक्सिस हो गए या फिर, है ना, एन डायमेंशन की बात होगी तो एन जाएगी अप टू एन, है ना। अगर जनरल आप बात कर रहे हो, खाली कार्टिजियन की बात नहीं कर रहे हो तो जनरली एन जाएगी एक्सन तक, है ना, तब आपके लेंथ के लिए एन यूज किए जाएंगे। ओके, ओके, अब आपका सीधी सी बात है कि किसी भी टेंसर को अब ये आपका क्योंकि एक ही आपका इसमें लगा हुआ है सब्सक्रिप्ट, तो ये आपका सिर्फ रैंक 1 का ही टेंसर है ना। तो रैंक 1 के टेंसर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक ही आपका एक ही डायरेक्शन कोसाइन का यूज करना पड़ेगा हमें, ए पी आई दैट इज एक्स आई। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो एक्स प्राइम ये सेम वैल्यू हो गई एक्स प्राइम की, एक्स प्राइम। अब ये आई जे जो है ये आपके डमी वेरिएबल्स है, तो ये डमी वेरिएबल्स है, मैं आई यूज करूं या जे यूज करूं इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, अगर मैं आइडेंटिफाई कर ले रहा हूं तो। ओके, तो डमी वेरिएबल्स है तो मैं यहाँ पे एक्स पी को ए पी जे एक्स जे, अगर एक्स जे होता तो वो आपका इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता। तो अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं तो ए पी आई एक्स आई ए पी जे
एक्स जे इक्वल्स टू एक्स आई, और ये यहाँ पे एक्स आई लिखने की जगह हमें एक्स आई एक्स जे लिख देना चाहिए, है ना। ये आपका एक्स आई एक्स जे हो जाएगा ना, एक्स आई एक्स जे, एक्स आई एक्स जे। ओके, अब जब आपका आई जे के इक्वल होगा, जब आपका आई जे के इक्वल होगा, तब ये दोनों प्रोडक्ट हो गए एक्स आई ही दे देंगे, मतलब हमारी आर एच एस एल एच एस के इक्वल हो जाएगी। और जब हम आई जे के इक्वल होगा, तब आपका इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वन होना चाहिए, है ना। जब आई जे के इक्वल होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है ना। तो जैसे ही आपका आई जे के इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई, और यहाँ पे भी क्या है एक्स आई, और यहाँ पे क्या है ए पी आई ए पी जे। तो तब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, वन हो जाना चाहिए, है ना। तभी तो आर एच एस एल एच एस के इक्वल होगा, और आर एच एस एल एच एस के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेंथ लेके चले थे और स्टार्टिंग में इक्वल था, और उसके बाद हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लोज लगाए हैं, तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका वन हो जाना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट वन हो जाना चाहिए जब आपका आई और जे इक्वल हो। तो एक हमने एक डेल्टा इंट्रोड्यूस किया, जिसे हमने क्रोनेकर डेल्टा कहा, क्रोनेकर डेल्टा। ओके, तो क्रोनेकर डेल्टा आपका क्या है कि क्रोनेकर डेल्टा भी आपकी वन वैल्यू देगा अगर आई जे के इक्वल हो, और आई अगर जे के इक्वल ना हो तो ये जीरो वैल्यू देगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया कि अगर आपका आई जे के इक्वल है तो ये वन होना चाहिए। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्रोनेकर डेल्टा भी यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्रोनेकर डेल्टा आई जे इज नथिंग बट ए पी आई ए पी ए क्यू जे। ओके, सॉरी ए पी जे। ओके, अब आपका अगर आई और जे सेम हो गया तो ये सेम वन हो जाएगा, और अगर आई और जे डिफरेंट हुआ तो ये एक डिफरेंट वैल्यू देगा। ओके, तो यानी कि अगर आई जे सेम है तो आई जे की वैल्यूज हमें पता है कि 1 2 3 जाती है, जे की वैल्यू भी 1 2 3 जाती है। तो इक्वल वैल्यूज तो यही हो सकती है कि 1 1 हो, या फिर 2 2 हो, या फिर 3 3 हो, ये सब आपकी वन के इक्वल होगी। और इनके अलावा जो भी वैल्यूज होगी 1 2 2 1 3 2 2 3, या फिर 1 2 2 3 3 1, या फिर 1 3, ये सब की सब आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू सबके लिए जीरो होगी एक्सेप्ट जब वो आई जे इक्वल हो, है ना, जब आई जे इक्वल हो, यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 के लिए केवल वन होगी, उसके अलावा बाकी सब केसेस में आपकी जीरो होगी। ओके, और दूसरा आपका क्रोनेकर डेल्टा जो है वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉलो करता है, तो ये भी आपका टेंसर है ना। अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि पी क्यू, आई जे की जगह मैंने पी क्यू यूज किए हैं, है ना। ये मैंने क्योंकि अनप्राइम से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। तो प्राइम में अब दो डायरेक्शन कोसाइंस पी आई और क्यू जे, डेल ऑफ आई जे। ओके, अब जब आपका आई जे के इक्वल हो जाएगा, जब आपका आई जे के इक्वल हो जाएगा,
ये आपका क्या होता है एक्चुअल में, सम ही होता है जिसमें आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज होती है। आई और जे की वैल्यूज लिखते जाओ, एक सेट ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा, जो कि हम आप अच्छे से देखना चाहो तो देख सकते हो लास्ट वीडियोस दोबारा जाके। ये आपका क्या है, एक सेट ऑफ इक्वेशंस है जिसमें आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये सम कब एग्जिस्ट करेगा, जब आई और जे, आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी तभी ये वैल्यू देगा, अदरवाइज ये जीरो देगा। तो इट मीन्स अगर आई जे के इक्वल कर दूं तो ये कुछ वैल्यू देगा। तो मैंने अगर आई जे के इक्वल कर दिया पूरे उसमें, तो डेल प्राइम पी क्यू क्या होगा, ए पी आई और ए क्यू आई, मैंने आई को इक्वल कर दिया जे के, और यहाँ पे क्या हो गया डेल, यहाँ पे डेल आई आई हो गया, तो डेल आई आई इज वन, सेम हो गया वो, है ना। मतलब ये आई आई का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि आई की वैल्यू 1 2 3 जाएगी और डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3, ऐसा नहीं है यहाँ पे। मतलब आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू जे से मैच हो रही होगी कहीं ना कहीं, जब दोनों को वेरी कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैच हो रही होगी और वहां पे ये वैल्यू देगा, है ना। तो डेल ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका ये फिर से क्रोनिकल डेल्टा बन गया। एक आपकी सफिक्स तो सेम है, आई आई सेम है, पी क्यू डिफरेंस है, तो इट मींस दैट इज पी क्यू, डेल ऑफ पी क्यू। तो हम देख सकते हैं कि क्रोनिकल डेल्टा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी सेम ही आ रहा है। तो इट मींस आपका ये सेकंड रैंक का टेंसर है और ये आपका प्रॉपर्टी फॉलो भी करता है ना। और क्योंकि ये आपका कांस्टेंट रहता है, सेम ही वैल्यू रखता है अपनी, है ना, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो या ना हो। देखो आपने बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू, तो दोनों सेम ही आ रही है, इक्वल ही आ रही है। तो इट मींस ये आपका कांस्टेंट ही वैल्यू रहती है इसकी, है ना। बाकी रैंक तो इसकी 2 है, रैंक 2 है ना। ओके, सो ये आपका क्रोनिकल डेल्टा हो गया। आफ्टर दैट हम डायरेक्शन कोसाइंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपके डायरेक्शन कोसाइन है ए आई जे, ये एक डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम इसे इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई जे की वैल्यूज चेंज करते हो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 1 3 A2 1 A3 1 A2 2 A2 3 A3 2 A3 3, तो इस तरह से इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और अब हमारा क्रोनिकल डेल्टा जो था वो दो डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट था। अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो वो क्या था, ए पी आई ए क्यू आई, है ना। तो इट मींस दो डायरेक्शन कोसाइंस लिखो, उनका प्रोडक्ट करो, क्रोनिकल डेल्टा की आपको मिल जाएगी मैट्रिक्स किस टाइप की होगी डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में। तो हम डेल ऑफ पी क्यू को भी लिख सकते हैं, कैसे, ये लिखो पी क्यू पी आई की फॉर्म में, पी आई की फॉर्म में, और आई को चेंज कर दो और इसमें क्यू को चेंज कर दो, है ना। इसमें आई को चेंज कर दो, इसमें क्यू को चेंज कर दो। और अगर उसका उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हैं या किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना। तो ये इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ओके।